हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे थे, उसका देखे थे कि 6 सीरीज होता है, ठीक है। 6 सीरीज के बारे में जाने थे। अलग अलग सीरीज का अलग अलग नाम भी था, लाइमन, बालमन, पाश्चर, ठीक है, ब्रैकेट, पीफन, हम्फरी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सीरीज का नाम था। और ये भी बताए थे कि हर एक सीरीज में इनफाइनाइट लाइंस बन रहे हैं। और वो लाइंस क्या थे? जब हम पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो तैयार हुआ था वो डिसकंटिन्यूअस था, एमिशन था, ठीक है। और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। और हर एक सीरीज बना था, 6 सीरीज बना था। और 6 सीरीज जो बने थे लाइंस के, वो हर एक सीरीज जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस उसमें देखने को मिल रहे थे। जो पहला था लाइमन सीरीज, उसका जो N1 था, यानी कि कहां पे इंफिनिटी से आ रहे थे लाइंस, ठीक है। डी एक्साइटेशन हो रहा था, कल ही बताए थे, डी एक्साइटेशन हो रहा था। सारे जो लाइंस है वो आ रहे थे, ठीक है। कोई इंफिनिटी से, कोई 2 से, कोई 3 से, 4 से, 5 से, सारे जो लाइंस आएंगे वो कहां पे आकर के मतलब कि कहां पे आकर के उनका अंत होगा? N1 पे, ठीक है, N1 पे। क्लियर है? लेकिन बाल्मर सीरीज में गए तो वहां पे कहां पे खत्म हुआ था? N2 पे, ठीक है। कहने का मतलब है कि N1 उनके लिए जो रहेगा बाल्मर सीरीज का, वो क्या रहेगा? 2। N1 क्या होता है? 2। और N2 क्या था? N2 क्या था? 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से इंफिनिटी तक जा रहा था। इज दैट क्लियर? तो लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किया था? बाल्मर सीरीज फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? N1 इज इक्वल टू 2, जो कि बाल्मर सीरीज का वो पहला लाइन था। याद आ रहा आपका? यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी लाइंस बाल्मर सीरीज के होंगे वो n इज इक्वल टू 2 पर आकर के रहता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पे, तो N1 जो रहेगा उसका वो क्या होता है? 2 होता है। बात समझ में आया? और N2 जो है वो हो सकता है 2 से ज्यादा, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, उस तरीके से इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो है हम लोग आगे जो आपको होमवर्क दिए थे उसको हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ, ठीक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है अपने पास? कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस ऑफ, एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर, आर के टर्म्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ। यानी आर के टर्म्स में कहने का मतलब है कि जो राइबर कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो राइबर कांस्टेंट होगा उस राइबर कांस्टेंट का आपको वैल्यू नहीं बैठाना है। बात समझ में आया? तो जो आंसर आपका आएगा वो किस टर्म में आएगा? वो आर के टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आर क्या था अपना? राइबर कांस्टेंट था। तो वो आर का वैल्यू जब आप नहीं पुट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो आपका आंसर आएगा, वो आर के टर्म्स में आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? फॉर्मूला एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? 1/λ, यही था ना, इज इक्वल टू 1/λ था। और आर एच लिखे थे, यदि हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे। आर स्टैंड फॉर क्या था? राइबर कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ये था उसका वैल्यू। और इंटू क्या था? जेड स्क्वायर, ठीक है। और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये अपने पास क्या था? फॉर्मूला था। और ये 1/λ इज इक्वल टू, 1/λ इज इक्वल टू क्या था? वेव नंबर। ये वाला भी हम लोग देखे थे। बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला जो था वो हम लिख दिए आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको ध्यान में रहे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये क्या बोला आपका? एक्सट्रीम लाइंस। एक्सट्रीम लाइन का मतलब क्या था? एक्सट्रीम लाइन हम लोग किसको बोले थे? कि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, जो पहला लाइन है और लास्ट लाइन होता है, उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइन बोलते हैं। पहला लाइन और लास्ट वाला लाइन को मिला करके कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइन। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपको वेवलेंथ निकालना है वो पहला लाइन और आखिरी लाइन का निकालना है। किसका? तो बाल्मर सीरीज का। किसका? बाल्मर सीरीज का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ
आर। इज दैट क्लियर? तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रीम लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक्सट्रीम लाइन, एक्सट्रीम लाइन पहले ही बताए हैं, तो ये आपका क्या था, फर्स्ट, फर्स्ट और प्लस लास्ट, लास्ट लाइन, ठीक है, पहला और लास्ट लाइन जो था कल ही बताए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो यदि हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का, तो फर्स्ट लाइन के लिए बाल्मर सीरीज का क्या होगा, n1 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, और n2, n2 बराबर क्या हो जाएगा 3, n2 बराबर क्या हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यदि हम निकालें कि 1 बाय लेमडा एफ एल, 1 बाय लेमडा एफ एल का क्या मतलब हो जाएगा, 1 बाय लेमडा एफ एल का मतलब होगा फर्स्ट लाइन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन, और ये हम लिख देते हैं आर, ठीक है, इनटू किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और साथ ही साथ हो जाएगा 1 बाय ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जो आपका कैलकुलेट करके जो आएगा, यानी कि 1 बाय लेमडा एफ एल जो यहाँ पे आने वाला है, वो आपका कितना आ जाएगा, 5r बाय 36, 5r बाय 36 ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है, लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 36 अपॉन 5r, क्या लिखेंगे, 36 अपॉन 5r। तो ये आपका निकल करके आ रहा है किसके टर्म में, तो r के टर्म्स में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ यदि हम लास्ट लाइन की बात करें, ठीक है, लास्ट लाइन का बात करें, ये तो फर्स्ट लाइन हो गया, किसका बात करते हैं, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का यदि हम बात करें, तो लास्ट लाइन बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर तो हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है, n1 बराबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन यदि हम n2 बराबर बात करें, तो n2 बराबर हो जाएगा इंफिनिटी, n2 बराबर इंफिनिटी, तो 1 बाय लेमडा लास्ट लाइन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, r इंटू 1 का स्क्वायर, और इंटू फिर क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका, ठीक है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, r बाय 4, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा लास्ट लाइन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 बाय लेमडा लास्ट लाइन। इज दैट क्लियर? 1 बाय लेमडा लास्ट लाइन, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, r बाय 4, ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा लास्ट लाइन, लेमडा लास्ट लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बाय r, ठीक है, ये आपका निकल करके आ रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन का था आपका क्या, टर्म्स ऑफ r, और वो आपका कौन सा हो जाएगा, लास्ट लाइन का हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। समझ में आ रहा है किस तरीके से? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, मिटाते हैं इसको। बात समझ में आया किस तरीके से जा रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि वो विजिबल रीजन में आते हैं, ठीक है। बाल्मर सीरीज ऑफ Li प्लस 2 आयन, ऑफ Li प्लस 2 आयन, ऑफ Li प्लस 2 आयन इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ R। यहां भी आपको टर्म्स ऑफ R ही आपको निकालना है। किस टर्म में निकालना है? R के टर्म्स में निकालना है, और R के टर्म्स में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर जो है वो R का वैल्यू आपको पुट नहीं करना होगा, ठीक है। तो बात ध्यान में रखेंगे, Z बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, Li प्लस 2 है, 2 चार्ज है, एक जोड़ दो हो जाएगा 3, ठीक है। थर्ड लाइन का बोल रहा है, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर ऑलवेज 2, और N2 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा 5, N2 बराबर क्या हो जाएगा 5। थर्ड लाइन का बोल रहा है, तो क्या बोले थे, बाल्मर सीरीज दूसरे पे आता है, सारा लाइन जो है वो दूसरे पे आता है, तो सब में जिस लाइन का बोले उसमें 2 जोड़ देना। थर्ड लाइन बोल रहे तो N2 के लिए 2 जोड़ दो, 5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आपको आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं? अब जो है यदि लेमडा हम निकालना चाहे, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, ठीक है, और किसका स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 1 का 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेमडा इज 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा, ये हम कितना लाएंगे 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 189R, 189R अपॉन क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे सब कुछ करने के बाद कितना आ जाएगा 189 अपॉन R, और यहाँ पे यदि हम लेमडा इज इक्वल टू लिखें तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा 189, ठीक है R, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे इफ वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, देखे जरा सा क्या अगला क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, बोलता है इफ वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस आयन इज x। ठीक है, बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस आयन इज x के टर्म में इस बार ले रहा है। ठीक है, x हम मान के चल रहे हैं, फोर्थ लाइन ऑफ वेवलेंथ जो है फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है x। ठीक है, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ, देन कैलकुलेट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, then calculate wavelength of third line of Balmer series of B plus 3 आयन। ठीक है, वो दिया है x मान लिया है किसका, हीलियम आयन का, बाल्मर सीरीज का। ठीक है, फोर्थ लाइन, ठीक है, हीलियम आयन का बाल्मर सीरीज का फोर्थ लाइन जो है उसको क्या माना, x माना, और निकालने क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज किसका, B plus 3 आयन का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, और ये भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, किस टर्म में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ आपका x ही निकालना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब बात को समझना है ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यदि हम यहाँ पे कहें, ठीक है, यहाँ पे यदि हम क्या कह सकते हैं, बाल्मर सीरीज सबसे पहले तो जो है गिवन जो दिया उसको यदि हम बात करें पहला वाला, यानी कि किसके टर्म में हम बात करें, He हीलियम आयन के टर्म में, तो He आयन का यदि हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, आपका Z बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और N1 जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और N2 जो हो जाएगा वो 4 बोल रहा है ना, तो 2 जोड़ देना है, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये बात तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा से, ये क्या हम लिखे हैं। ठीक है, अब और ये किसके टर्म में है, ये वाला किस लिए है, फोर्थ लाइन का है, फोर्थ लाइन का है। ठीक है, फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम आगे जाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, B plus 3 आयन के रेस्पेक्ट में, B plus 3 आयन के रेस्पेक्ट में, B plus 3, ठीक है, B plus 3 आयन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और बोले तो जो चार्ज रहेगा जोड़ दो डायरेक्ट। ठीक है, और N1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, किस लाइन का ये बोल रहा है, तो ये थर्ड लाइन का बोल रहा है, 3 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 5, और ये कौन सा लाइन है, थर्ड लाइन है भाई, ये भी हम बता देते हैं कौन सा लाइन है, थर्ड लाइन। इज दैट क्लियर। अब कहता है कि 1 बाय लेमडा ऑफ He, 1 बाय लेमडा ऑफ He प्लस इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, R, और Z कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 बाय 6 का स्क्वायर, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल रहा है, ठीक है, 1, और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, लेमडा को क्या माना था, x, लेमडा को क्या माना था इसने, लेमडा को क्या माना था, लेमडा को क्या माना था, x, समझ में आ रहा है। तो 1 बाय लेमडा है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 1 बाय x। इज दैट क्लियर, क्या मान रहे हैं, 1 बाय x, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 1 बाय x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब 1 बाय x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 बाय x इज इक्वल टू 8R बाय 9, ये कैलकुलेट करने पे आपको आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8R बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आपका, तो आपका R इज इक्वल टू कितना आ रहा है,
ये तो x बराबर इतना आ रहा है। यदि हम यहाँ पे बोले कि r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा नीचे, और ये यानी कि 9/8x, 9 अपॉन क्या है 8x, ये आपका निकल रहा r इज इक्वल टू। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है। अब यदि हम इसका बात करें 1/λb+3 ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू, और z क्या है 4 का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ठीक है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो आएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये r का वैल्यू यहाँ पे आया है 9/8x, r का वैल्यू क्या आया है 9/8x, समझ में आ रहा, r का वैल्यू क्या आ रहा है 9/8x। अब यहाँ पे हम यदि थोड़ा सा कर दे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 21 अपॉन क्या हो जाएगा 21 अपॉन आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं r इंटू 16 इंटू 21 अपॉन कितना 120। ठीक है, तो 4 छके 16, 4 तिया 12, 30। ठीक है, ये इतना आ रहा है यहाँ पे, बात समझ में आया, क्लियर है। ये चीज क्या बोल रहे हैं हम, अब यानी कि ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 84, 84 r अपॉन क्या आ जाएगा 30, 84 r अपॉन क्या आ जाएगा 30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द, ठीक है, वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू यदि हम पुट कर दे वहां पे तो r का वैल्यू क्या है 9/8x, यही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 84, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 8x, यही तो आएगा आपका। ठीक है, ये वाला चीज पूरा आ जाएगा, और इसको यदि आप पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 50x अपॉन 189 आ जाएगा। ठीक है, 50 ये क्या था 1/λ ना, हाँ, ये आपका किस फॉर्म में है 1/λ b+3 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यदि हम करें तो ये 8 को 4 टू जा, ठीक है, और 4 टू जा, और ये 1, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं 9 और 189 अपॉन, ठीक है, 3 टू जा 60, और ये x। ठीक, तो यहाँ पे हम लेमडा इज इक्वल टू लेमडा b+3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 सॉरी, ये हो जाएगा 60x। ठीक है, 60x अपॉन हो जाएगा 189, ये आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपका किस तरीके से चल रहा है, ये देख ले जरा सा। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग जो होमवर्क दिया हुआ था आपका पास्चन सीरीज, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पास्चन सीरीज के बारे में बात करेंगे। जो होमवर्क था आपका देख लेते हैं वो। ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब हम किसका बात कर रहे हैं, पास्चन सीरीज का। ठीक, जो अपना तीसरा वाला था, क्या है पास्चन सीरीज। ठीक है, लैंग्वेज तो अब आप लिख ही लेंगे, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपके लिए लिख देते हैं, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट हम इसमें क्या लिख रहे हैं कि इट इज द थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इट इज द थर्ड, ठीक है, थर्ड सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट थर्ड सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। क्या लिख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, ठीक है, रीजन, इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है। ये सारा कुछ बता चुके हैं। ठीक है, बस आपका नोट्स बन रहा है। तीसरा, इट टर्मिनेट्स एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इट टर्मिनेट्स, ठीक है, एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट,
क्लियर है ये बात, समझ में आया? वो क्या था बाल्मर सीरीज में, क्या था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइट यानी कि सारे लाइंस जो थे पहले एक्साइटेशन स्टेट पे आकर के रुक रहे थे। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब एन वन यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था 2, और यहाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 3, यानी इसका दैट इज ठीक है क्या लिख सकते हैं एन वन इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, एन वन हमेशा 3 रहेगा और एन टू जो है वो क्या रहेगा 4 5 6 7 डैश 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 इंफिनिटी रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? तो यदि हम बात करें 1 बाय लेमडा का, तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ठीक है जेड स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर ठीक है माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आपका इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो n रहेगा ठीक है, और ये जो n रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, किससे ग्रेटर रहेगा यानी n2 ग्रेटर रहेगा किससे हमेशा 3 से, और वो भी ध्यान में रखना क्या रहेगा इंटीजर ही होगा, क्या रहेगा इंटीजर वैल्यू ही रहेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यदि हम इसका बात कर ले फर्स्ट लाइन का और लास्ट लाइन का, जो सबके लिए हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n1 बराबर 3 और n2 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट लाइन किसका बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का इसमें कितना जोड़ देना है 3, और कौन सा लाइन बोल रहा है फर्स्ट लाइन, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। इस बार कितना इसमें जोड़ना है 3 जोड़ना है। सेकंड लाइन पूछे तो सेकंड 2 में 3 जोड़ दो, सेकंड बोल रहा है तो सेकंड में 3 जोड़ो तो हो जाएगा 5। ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो फर्स्ट में कितना जोड़ देंगे 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4। बात समझ में आया? तो इस हिसाब से यदि हम इसका 1 बाय लेमडा, ठीक है, फर्स्ट लाइन यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा r इंटू हाइड्रोजन के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 लेकर के ही चलेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या लेकर के चलेंगे 1 लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। और पूरा कैलकुलेट करने पर ठीक है ये 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय, ठीक है, ये जो आपका 1 बाय कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा आ रहा था। और ये लेमडा इज इक्वल टू कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट लाइन वो आपका आ रहा 144 अपॉन 8r, ये आपका पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आपको डिजिट देखने को मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना 144 अपॉन सॉरी 7r नॉट 8r 7r, ठीक है। और यदि हम बात करें लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा n1 इज इक्वल टू तो 3 मिलेगा और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1 बाय लेमडा ऑफ लास्ट लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये आपको क्या मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा लास्ट लाइन इज इक्वल टू 9/r, ये आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये आपका आसान सा चीज है जो आपको बार बार निकाल रहे हैं और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। और मार्जिनल लाइन, ठीक है, लेमडा मार्जिनल लाइन यदि बोल दे, ठीक है, मार्जिनल लाइन का मतलब क्या था लास्ट लाइन, ये भी बताएं, ठीक है, मार्जिनल लाइन, ठीक है, लाइन, और ये क्या था लास्ट लाइन। एक्सट्रीम का मतलब पहला और लास्ट, और मार्जिनल यदि बोले तो केवल लास्ट, तो ये क्या था n1 का स्क्वायर अपॉन r, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मार्जिनल लाइन का मतलब क्या हो गया केवल लास्ट लाइन, तो क्यों ये फॉर्मूला बना, क्योंकि ये n2 का स्क्वायर तो क्या हो जा रहा था ये वाला लास्ट का यदि हम बात करें तो ये तो इंफिनिटी है, तो ये पूरा 0 यानी कि 1 बाय क्या हो जाएगा केवल ये n1 का स्क्वायर, तो यही हम लोग कर दिए हैं लेमडा के टर्म में निकाले हैं तो ये उल्टा चला जाएगा और 1 बाय n1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा r यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, और यदि कोई दूसरा आइटम फॉर अनदर आइटम रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, ठीक है, फॉर अनदर एटम, ठीक है, आयंस ही आपको मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आया। फॉर अनदर आयंस या हाँ हाइड्रोजन लाइक आयंस ही मिलेगा फॉर अनदर आयंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ठीक है कितना z स्क्वायर, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बात तो जरूर से ध्यान में रखेंगे, कई बार ये बात जो है दिमाग से
निकल जाता। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रैकेट सीरीज। किसके लिए आ जाएंगे अब हम लोग? ब्रैकेट सीरीज के लिए आएंगे कि ब्रैकेट सीरीज क्या बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग किसका बात करेंगे? ब्रैकेट सीरीज का। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज जो अपना कौन सा था? फोर्थ वाला था। ठीक है, फोर्थ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि इट इज फोर्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इट इज फोर्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इट इज फोर्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पॉइंट तो अब आपको समझ में ही आ गया था। अब किस रीजन से बिलोंग करता है ये? तो इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब बाकी आगे जो सारे हैं वो क्या इंफ्रारेड रीजन से ही बिलोंग करते हैं, ये भी चीज पता है। एंड इट टर्मिनेट्स एट, ठीक है, इट टर्मिनेट्स एट थर्ड एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इससे पहले वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था, दैट इज, और ये थर्ड, दैट इज N1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? ब्रैकेट के लिए क्या रहेगा? 3, सॉरी 4। N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और N2 इज इक्वल टू जो है वो 5 6 7 8 डैश 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 इंफिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आया? इंफिनिटी तक जाएगा। अब इसके लिए 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, यही होगा ना? R। और हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा। और ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा कि जो N2 जो रहेगा वो क्या रहेगा? N2 जो रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? जाहिर सी बात है 4 से। और वो कौन सा वैल्यू होगा? इंटीजर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा ऐसा करें, अच्छा, और ये 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन है, यदि हम दूसरा आइटम ले लें, चाहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इंटू जेड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दूसरा आयंस भी आ सकते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, कुछ भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं इसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कौन सा? ब्रैकेट सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा आपका? N1 जो है वो क्या रहेगा? 4, और N2 जो है वो क्या आ जाएगा? N2 जो है, अब इसमें कितना जोड़ देना? 4। 4 में क्या जोड़ देंगे? सॉरी, फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो उसमें 4 4 जोड़ेंगे, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। इसलिए N2 बराबर फर्स्ट लाइन का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे लेमडा, लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये पूरा कैलकुलेट करके जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 400/9R, 400/9R, ये पूरा कैलकुलेट करके आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और और यदि हम लास्ट लाइन का बात करें, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, सॉरी, ब्रैकेट सीरीज, ये ध्यान में रखना ब्रैकेट का है। ठीक है, बाल्मर नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि N1 जो होगा वो आपका क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, लेकिन N2 जो है वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लेमडा ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज जो है वो क्या आ जाएगा? 16, यानी कि 16/R, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 16/R ये आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? अब हम लोग आते हैं पीफंड सीरीज के बारे में। ठीक है, पीफंड सीरीज जो अपना, कहें तो हम लोग हम फेरी तक देखे थे, लेकिन पीफंड तक भी यदि आप देख लेते हैं, आपको ध्यान में रहता है सारा चीज, तो इतना सफिशियंट रहेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। बात समझ में आया? अब हम लोग किसका बात करेंगे? पीफंड का।
ठीक है, आया बात समझ में। अब बात करेंगे हम लोग पीफंड सीरीज का, सारा कुछ वैसा ही लिखेंगे। तो ये कौन सा था अपना, फिफ्थ रहेगा पीफंड सीरीज, सारे साइंटिस्ट के नाम पे है, ये भी हम बता चुके हैं। और ये कौन सा आ जाएगा आपका, इट इज फिफ्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या लिखेंगे, इट इज फिफ्थ सीरीज ऑफ एच एटम, सॉरी एच स्पेक्ट्रम, एच स्पेक्ट्रम, ठीक है, एच स्पेक्ट्रम, इट इज फिफ्थ सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या आ जाएगा, किससे बिलोंग करता है ये, तो भाई ये बिलोंग करता है सारा इंफ्रारेड रीजन से, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग क्या लिखे थे, वो क्या लिखे थे, इट टर्मिनेट्स एट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, वो थर्ड था। तो यहां क्या लिखेंगे, इट टर्मिनेट्स एट, ठीक है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, चौथा एक्साइटेड स्टेट है, दैट इज दैट इज ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, N1 जो रहेगा इसका हमेशा 4 रहेगा, सॉरी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि फिफ्थ हो जाएगा। और N2 जो है वो क्या रहेगा आपका 6 7 8 डैश 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 इंफिनिटी जाएगा, समझ में आया। तो यदि हम इसका 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा, R इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस हिसाब से यदि हम बात करें तो N2 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 5 से ज्यादा, और वो एक इंटीजर ही होने वाला है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज। अब यदि हम इसका बात कर ले क्या, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, तो ध्यान में रखेंगे कि लेमडा, ठीक है, लेमडा फर्स्ट लाइन ऑफ पीफंड, ठीक है, पीफंड वही हो गया, पी का मतलब पीफंड सीरीज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 900 अपॉन जो आ रहा 11R ये आपका है फर्स्ट लाइन का, ठीक है, फर्स्ट लाइन का। अच्छा एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिख देंगे 900 अपॉन 11R, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेमडा, ठीक है, लेमडा जो है वो किसके लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ पीफंड सीरीज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे N1 जो होने वाला है क्या होने वाला है 5, और N2 जो होने वाला है क्या होने वाला है 6 होने वाला है, ठीक है। ये सारा कुछ तो समझा दिए हैं किस तरीके से जा रहा है। तो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से यदि हम बात करें लेमडा फर्स्ट लाइन ऑफ पीफंड सीरीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 900 अपॉन 11R, ये आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, ये आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। और यदि हम किसका बात करें, लास्ट लाइन का, ठीक है, फॉर लास्ट लाइन ऑफ पीफंड सीरीज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 बराबर क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा, जाहिर सी बात है, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले पे जब आप सेट करेंगे लेमडा किसके लिए, लास्ट लाइन ऑफ पीफंड सीरीज, तो ये जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 25, और ये 25 अपॉन R ये आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यदि यहां तक भी आप कर लेते हैं पीफंड सीरीज तक, यहीं तक अपना बेसिकली सिलेबस में सारे चीजें हैं, तो आपका सफिशियंट है कि क्या क्या है, सारा चीज एक एक चीज आपको काफी ब्रीफ लिखवाया गया है, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको ध्यान में भी रखना है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि सारा चीज का जो इस्तेमाल है, एप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चंस में ही होंगे, ठीक है। ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, क्या इस्तेमाल होगा, क्या फॉर्मूला होगा, सारा चीज आपको बताया जा रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सैंपल ऑफ एच एटम, ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, छोटा सा है, फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है, समझाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, क्या है भाई ये टॉपिक, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted number of photons emitted by sample of H atom, by sample
ऑफ एच एटम, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सैंपल ऑफ एच एटम। यानी कि ये बात है ना कि हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, वो चीज आपको समझना है। आप क्या कहना चाह रहा है, ये कहानी क्या है, जरा सा कुछ ऐसा समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और ये क्या हम बना दे रहे हैं, फिफ्थ वाला ऑर्बिट भी हम आपके लिए तैयार कर दे रहे हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, अब यदि हम बोले, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू, अच्छा इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना रहे, ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा समझने के लिए ज्यादा लाइंस की जरूरत पड़ेगी, इतना सफिशियंट है। तो जैसे यदि हम बोले कि एक फोटोन है, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, डी एक्साइट हो रहा था, डी एक्साइट यानी कि हायर से लोअर पे जा रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है, जो एच एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है कि अपने हायर एनर्जी से किस में आ रहा है, ग्राउंड पे, किस पे आ रहा है, ग्राउंड पे। हम कहें कि यदि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 1 पे यदि आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 पे आने का कितने तरीके से वो आ सकता है, n इज इक्वल टू 1 पे कितने तरीके से आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से वो n इज इक्वल टू 1 पे कितने तरीके से आ सकता है, समझना है। तो कितने तरीके से आ सकता है, थोड़ा आप खुद दिमाग लगाइए। क्या कर सकता है कि n इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट आ जाए n इज इक्वल टू 1 पे, बात समझ में आया, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 से डायरेक्ट आ जाए किस पे, पहले वाले पे, ठीक। अच्छा, और क्या कर सकता है ये कि पहले आ जाए 3 से भी आ सकता है 1 पे, ठीक है, 3 से भी आ सकता है और 2 से भी आ सकता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले 3 पे आएगा फिर किस पे आएगा, 2 पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, एक तो हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, और दूसरा क्या हो, पहले आए 3 पे फिर 3 से जाए यहाँ पे, फिर क्या हो 4 पे जाए, उसके बाद कहाँ चला जाए, यहाँ पे। यानी कि एक क्या हो सकता है, ये तो डायरेक्ट चला गया, ठीक है, 4 से इस पे जा सकता है, या फिर हो सकता है यदि 3 का बात करें तो 3 से 1 पे आ सकता है, यदि हम 2 का बात करें तो 2 से 1 पे आ सकता है, ठीक। और यदि हम 4 का बात करें तो एक तो ये, अच्छा और क्या हो सकता है, वो क्या चला जाए 4 से चला जाए 3 पे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले जाए 4 से 3 पे और फिर चला जाए 3 से 1 पे। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ठीक, अब क्या, और दूसरा और एक क्या हो सकता है कि 4 से कहां चला जाए, और एक क्या तरीका हो सकता है, ये वाला, यहां से चला जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से यदि हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये चला यहाँ से, ये, हाँ, अब यहां से क्या होगा कि 4 से चला जाए 2 पे और फिर 2 से चला जाए 1 पे। इज दैट क्लियर, समझ लेना है। पहला क्या तरीका बताएं कि 4 से डायरेक्ट आ जाए 1 पे, फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4 से आ जाए किस पे, 3 पे, और 3 से आ जाए आपका 1 पे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4 से आ जाए आपका 2 पे और 2 से फिर आ जाए किस पे, 1 पे। इज दैट क्लियर? और एक तरीका हो सकता है कि 3 से आ जाए, ठीक है, ध्यान से, पहले 4 से आए 3 पे और 3 से जाए 2 पे और 2 से आ जाए 1 पे। ये इतने सारे हम लाइन्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो 4 से आपको 1 पे लाने का कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए, ये जो हम 6 लाइन बनाए हैं, ये 6 लाइन फिक्स है, आप एक बार ट्राई कीजिए। 4 से आपको लाना है 1 पे, क्या क्या हो सकता है, 4 से डायरेक्ट 1 पे आ सकता है, या पहले 4 से 3 पे जाए तो 4 से 3 पे आ गया, और 3 से फिर किस पे चला जाए, 2 पे चला जाए, ठीक है, 3 से मेरा 2 पे भी और फिर 2 पे 1 पे जाए। अब बार बार करेंगे ना, कितने भी तरीके से करेंगे तो यही 6 लाइन आपको बनने को मिलने वाला है। या फिर हम ये कहें कि 4 से आपको किस पे जाना है, 4 से आपको जाना है 1 पे, तो ये क्या है 3 और ये आ जाएगा 2, तो आप या तो 4 से 1 पे डायरेक्ट चले जाओगे, या तो 4 से किस पे जाओगे, 4 से आप जा सकते हैं 2 पे, 2 के बाद फिर 1 पे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? या तो हो सकता है आप, या तो हो सकता है आप क्या करोगे, ठीक है, यहां से यहां, या तो आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहां से फिर यहाँ चले जाओगे, या तो जाओगे आप यहाँ पे और फिर यहाँ से चले जाओगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तो हम गए ही, एक लाइन तो मेरा बन ही गया है, तो इसलिए हम दोबारा उसको नहीं बनाएंगे। कितने लाइंस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, टोटल 6 लाइन बन रहे हैं। और कोई तरीका ही आपको नहीं मिलेगा, यही सारे तरीके आपका यहाँ पे है, या तो डायरेक्ट, नहीं तो फिर किसी ना किसी के थ्रू जाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से काम चल रहा है?
ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने लाइंस देखने को मिल रहे हैं, 6 लाइन जो है आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आया। अब इसमें कई सारे केसेस हैं, ये तो हम बताएंगे। अब केस नंबर जैसे 1, केस क्या बता रहा है, ठीक है, केस 1, तो केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट पे। तो ये वही तो हो रहा है, किस पे आ रहा है, आपका ग्राउंड स्टेट पे ही आ रहा है। तो अब बात को समझेंगे, जो टॉपिक लिखा हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यदि यहां पे आ जाए, एक ही फोटोन है, सेम वेवलेंथ है, लेकिन जैसे ही ये अलग अलग तरीके से सब जब जाएगा तो डिफरेंट ऑर्बिट में ये प्रवेश करेगा, अलग अलग ऑर्बिट में ये जाएगा, और अलग अलग ऑर्बिट में जब जाएगा तो चूंकि अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है, तो अलग अलग एनर्जी होगा तो उसका वेवलेंथ भी अलग होगा, तो वो फोटोन्स भी बदल जाएगा। जो फोटोन्स का टर्म जो हम लिख रहे हैं उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डिफरेंट ऑर्बिट में जाने के बाद उस ऑर्बिट का एनर्जी अलग होगा, वेवलेंथ अलग होगा, तो हम उस फोटोन को भी अलग मान करके एज्यूम करके चलेंगे। इज दैट क्लियर, क्योंकि वो फोटोन्स का एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। इसीलिए हम क्या यहाँ पे टॉपिक है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय सैंपल H, जितने टाइप से वो जा सकता है उतना ही फोटोन्स हम उसको मान रहे हैं, उतना ही नंबर ऑफ फोटोन्स हम एज्यूम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यदि आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में, तो उसके लिए बस आपको फॉर्मूला याद रखना है एक, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे वो फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स इज इक्वल टू, क्या याद रखना है आपको कि समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ n हम लिख रहे हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये जो है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे, और n का जो जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा। अब केस 2 जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, केस 2, ठीक है, केस 2, ये क्या था आपका केस 1, तो केस 2 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, किसी भी दूसरे एक्साइटेड स्टेट से यदि वो लौट रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मतलब तब कौन सा केस होगा, केस नंबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट से कहाँ चला जाए, एक और यदि हम बनाना चाहे, यहाँ पे हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला हो गया, तो ग्राउंड में नहीं जाना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ग्राउंड में, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, एक्साइटेड स्टेट में, किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में, तो 4 से चला जाए, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और n इज इक्वल टू क्या 4, तो 4 से कहाँ चला जाए, 3 में चलेगा, ठीक है, 3 से कहाँ चला जाए, 2 में चलेगा, ठीक है, 4 से कहाँ चला जाए, 3 में चलेगा, लेकिन 1 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट आपका हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट आपका हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, तो इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फोटोन्स, फोटोन्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डेल एन, ठीक है, डेल एन, यानी कि डिफरेंस जो रहेगा, ठीक है, और डेल एन प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये आपको फॉर्मूला से चलना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक, अब तीसरा केस जो है, अच्छा, और डेल एन जो होगा, ठीक है, और डेल एन जो होगा वो क्या होगा, n2 माइनस n1, ठीक है, जो भी n2 माइनस n1 होगा वही आपका डेल एन का फॉर्मूला होगा। ठीक, अब केस 3, केस 3 जो होगा उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, केस 3 बोलता है सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन, केस 3 सिंगल आइसोलेटेड एटम, ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन, और
सिंगल इलेक्ट्रॉन। बात को समझना है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो इस फॉर्मूला को ले जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला का तब यूज होगा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अब बोलेगा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जब बात आएगा तो वहां पे हम समझ लेंगे कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा एज्यूम कर लेना। जैसे 5 का बात हो रहा है तो 5 हाइड्रोजन एटम और सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन। 6 का बात हो रहा है तो 6 हाइड्रोजन एटम, सब में अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन की जब भी बात होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या कितने लाइंस बनेंगे वो देख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4, ठीक है। 4 हम 4 ऑर्बिट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लाइंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से कहां जा सकता है, इसमें जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, पहले यहां से यहां जा सकता है, फिर यहां से यहां जा सकता है। इज दैट क्लियर? एक तो ये हो सकता है तरीका, एक ये है कि यहां से डायरेक्ट चला जाए, यहां से चला जाए, ठीक है, या फिर किससे चला जाए और नीचे आ जाए, सॉरी गलत जा रहे हैं, ये आ जाए, उल्टा कर दिए ना। ठीक है जी। तो ये क्या हो सकता है, पहले यहां से यहां आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, फिर यहां से कहां जाए, यहां, और फिर यहां से आ जाए यहां। या फिर क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जो है यहां से यहां आ जाए। तो कितने लाइंस बन रहे हैं, 4 लाइंस बन रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन का बात होगा, कितने मिनिमम लाइंस, मिनिमम लाइंस क्या होगा, 1, एक ही होगा ना, मिनिमम लाइंस इसमें कितना होंगे, 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक, यानी डायरेक्ट यहां पहुंच जाना। मिनिमम लाइंस क्या हो जाएगा, एक। मिनिमम लाइंस तो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, मैक्सिमम लाइंस, ठीक है, मैक्सिमम लाइंस। तो मैक्सिमम लाइंस बराबर जो है आपको याद रखना क्या हो जाएगा, n-1, क्या होगा, n-1, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैक्सिमम लाइंस कितने बनेंगे, n-1 आपका बनता हुआ नजर आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये पूरा आपका चीज था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नोट करें इसको। देखिए जरा सा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं एक आध। तो आपको समझ में आएगा इसका हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व व्हेन, ठीक है, ऑब्जर्व व्हेन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, पहला है सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू, ठीक है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट पे नहीं गया है, यानी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला, डेल्टा एन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एन प्लस 1/2 वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ग्राउंड में नहीं गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा जो है वो आपका क्या बोलता है, 8th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, 8th एक्साइटेड स्टेट
टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हम लोग जीएस लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो बोल रहा है 10th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 10th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, ठीक है। 10th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये आपका यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 7th एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये 7th एक्साइटेड स्टेट टू 4th एक्साइटेड स्टेट, इज दैट क्लियर। तब 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, N2 बराबर 7 से कहा जा रहा है 4 में, N2 बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और N1 बराबर क्या हो जाएगा 4th का मतलब 5। समझ में आ रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से जो है आपका क्या आ जाएगा, पहले क्या निकालेंगे डेल एन, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन में यहाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। सेकंड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड तो ये क्या हो जाएगा 3। तो अपना का डेल एन क्या निकालेंगे N2 माइनस N1, ठीक है। N2 माइनस N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और अब फॉर्मूले पे जब बैठाएंगे हम लोग, ठीक है, फॉर्मूले पे जब हम लोग बैठाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन्स बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ठीक है, डेल एन, ठीक है, एन डेल एन माइनस प्लस सॉरी प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 2। तो इस हिसाब से यदि हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन आ जाएगा 5 और ये इंटू 6/2 यानी कि आ जाएगा 15। कितना आंसर आ जाएगा 15। बात समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है। दूसरा दूसरा यदि हम बात कर रहे हैं तो 8 एक्साइटेड स्टेट यानी कि N2 बराबर क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहां से यहां जा रहा है इसलिए हम इसको N2 मान रहे हैं, ग्राउंड स्टेट है तो ये क्या होगा N1 ही होगा, वहां से यहां रहा डी एक्साइट हो रहा है। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और N1 बराबर क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट है दैट इज 1, यही हो जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसका जब फॉर्मूला लगाएगा तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है, इनटू क्या था माइनस हो जाता था ना, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 9 क्या हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 36, ये तो हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 छके 36। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, ध्यान में रखना फॉर्मूला लिख करके लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 10th एक्साइटेड स्टेट यानी N2 बराबर क्या हो जाएगा 11 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि N1 बराबर क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी डेल एन कितना निकलेगा, डेल एन जो है आपका निकल जाएगा कितना 9, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या बैठा सकते हैं 9 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 यानी कि 90 45, ये आंसर आपका यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी से रिलेटेड तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, दूसरे पैटर्न का, ठीक है, दूसरे पैटर्न का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयन, ठीक है, क्वेश्चन है इन अ हाइड्रोजन लाइक sample ion in a hydrogen like sample ion are in a particular excited state, ठीक है, ion are in a particular excited state, particular excited state, ठीक है, particular excited state if electron makes transition, if ठीक है electron make transition, if electron make transition to first excited state, to first excited state, to first excited state, ठीक है, and produced maximum 15 and produce maximum 15, ठीक है, 15 different spectral lines, 15 different
डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन वेयर इन, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन वेयर इन, ठीक है, ऐसा कुछ करके है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अच्छा, ऑप्शन भी यहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वेयर इज, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, फिफ्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बोल रहा है सिक्स्थ स्टेट, सिक्स्थ स्टेट, ठीक है। सी जो है वो बोल रहा है सेवेंथ स्टेट, सेवेंथ स्टेट, ठीक है। और जो डी है वो बोल रहा है एट स्टेट, एट्थ स्टेट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, ये नहीं पता है कि कौन है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है। और इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, एक तरह से कर रहा है डी एक्साइटिंग होगा यहाँ ट्रांजिशन में, यानी कि किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में जा रहा है। ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, N1 जो होगा वो क्या होगा, सेकंड, N1 क्या हो जाएगा, सेकंड। इट प्रोड्यूस मैक्सिमम 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये इस बार बता रहा है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो लाइंस है वो बता रहा है, ठीक है, कितना बन रहा था, 15 यहाँ पे बनता हुआ लाइन नजर आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन लाइक जो सैंपल था वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में, इस बार क्या पूछ दिया है, स्टेट आपका पूछता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि N2, N2 से कहां आ रहा है, N1 में, ठीक है, N2 से कहां आ रहा है, N1 में, और ये N1 जो है वो क्या होगा, 2, ये N1 आपका क्या हो जाएगा, 2। इज दैट क्लियर। और यहाँ जो फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि डेल एन, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 15। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, डेल एन का स्क्वायर प्लस डेल एन, ठीक है, अपॉन, या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30, और इसको हम ला सकते हैं ऐसे कि डेल एन का स्क्वायर प्लस डेल एन, और ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, समझ में आ रहा है, ये किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एन -5 ब्रैकेट और डेल एन प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। तो डेल एन इज इक्वल टू 5 और एक आपका क्या आ जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू -6। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, कौन होगा, डेल एन इज इक्वल टू 5, ठीक है, डेल एन इज इक्वल टू 5। तो डेल एन बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, डेल एन बराबर होता है n2 माइनस n1। तो डेल एन क्या दिया हुआ, 5, n2 दिया हुआ है कुछ नहीं, n2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, n1, n1 का क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, ये स्टेट कौन सा निकलेगा, 2 इधर आ जाएगा प्लस में, और 5 और 2 हो जाएगा 7। तो n2 का आंसर क्या आ जाएगा, 7, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके से हो सकता है। अब ये वाला आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो पूरे तरीके से समाप्त होता है। एक चीज जो है बोर मॉडल का वो हम लोग देख लेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसको देख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, वो चीज दो फॉर्मूला है छोटा सा है, उसको देख करके आज का सेशन समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हम लोग देख रहे हैं, टाइम पीरियड। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइम पीरियड, बोर मॉडल का ही है, ठीक है। टाइम पीरियड, वेलोसिटी देखे थे, रेडियस देखे थे, सारा कुछ देखे थे ना। तो ये है अपना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी। बात समझ में आया, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सपोज जैसे
जैसे कि मान लेते हैं यही आपका क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा था वो यही इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ क्या था, वेलोसिटी था, दैट इज वी एन हम लोग माने थे, और इसका आर था, दैट इज हम लोग क्या माने थे, इसको आर एन माने थे। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके पूरा चक्कर काटने में, इस ऑर्बिट का पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम इसको लग रहा है वही इसका क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं टाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, in any orbit is called time period, ठीक है, of a revolution ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ठीक है, हम लोग क्या देखे थे, यदि हम बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही पूरा सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर एन, लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर एन लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया पूरा, क्लियर। वेलोसिटी विथ विच डिस्टेंस इज ट्रेवल, ठीक है, वेलोसिटी विथ विच, ठीक है, विथ विच डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, कहने का मतलब है जिस वेलोसिटी से वो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वीएन, क्या मानेंगे, वीएन, ठीक, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अपने को पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, d बाई टी, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, d अपॉन v, ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टी डी अपॉन वी, यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे जरा सा, टी इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आपका 2 पाई आर एन अपॉन वी को क्या लिखे हम लोग, वी एन। अब आर और वी एन का फॉर्मूला हम बताएं, ठीक है, आर और वी एन का फॉर्मूला, तो टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, रहेगा, और आर एन का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर अपॉन अपॉन, ठीक है, ये चला जाएगा नीचे, और वी एन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या था, एन एच, ये इस तरीके से था। तो 2 पाई, ये 2 पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो पूरा कैलकुलेट एन एच, ये स्क्वायर और एच स्क्वायर भी है, पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, सॉरी ये तो ऊपर चला जाएगा ना, कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा एन एच, ठीक है, एन एच। तो पूरा करने के बाद यहाँ t इज इक्वल टू जो आने वाला फाइनली वो आपका क्या आने वाला है, n का पावर 3, n का पावर 3, h का पावर 3, ठीक है, और 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर ई का पावर 4, जेड स्क्वायर ई का पावर 4, ये आने वाला, ठीक है, यानी कि सारा चीज तो कांस्टेंट ही है, सारा क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं t डायरेक्टली टू n क्यूब और इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, और एक ये, तो ये आपका हो गया टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड दैट इज
रिवॉल्यूशन, यानी n जैसे ही हम बढ़ाएंगे टाइम भी है बढ़ते जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन z बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो क्या होते जाएगा, कम लगते जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे एक छोटा सा चीज अपने पास बच रहा है, दैट इज कॉल्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बच रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ये बताता है कि एक टाइम में कितना वो चक्कर काटेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। या पर सेकेंड यदि हम ले तो एक सेकेंड में वो ऑर्बिट के कितना चक्कर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, यस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, अगला हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी एफ लिख रहे हैं ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब एक समय में कितना वो चक्कर काट रहा है। यदि हम एक सेकंड का बात करें तो एक सेकंड में उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर काट रहा है, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा वो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, मेक बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉरी, मेड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक, कर लेंगे। इट इज रेसिप्रोकल टू, ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल, प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि कह सकते हैं कि एफ इज इनवर्सली, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, और टी, और ये जो है पूरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, एफ इज इक्वल टू ना, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, 1 बाय टी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, ई का पावर 4 अपॉन, अपॉन आ जाएगा एन का पावर, ठीक है, n3 h3। कैसे, ये कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, चूंकि जो है f जो है इनवर्सली है किसका, टाइम पीरियड, ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकला उसी को क्या कर दिए, इनवर्स में लिख दिए, बात समझ में आया, उसी को क्या कर दिए, इनवर्स में लिख दिए, सारा कांस्टेंट है उसको यदि हम ये कर दे, हटा दे, तो f डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ n होगा ना, n, ठीक है, तो डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, और इनवर्सली क्या हो जाएगा, n क्यूब, सेम चीज है, बस उल्टा कर देंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बताएं, एक समय में, पर सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट के कितना चक्कर काटेगा, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा वो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।